ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इस कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर को सभी कमजोर समझते हैं, लेकिन एक दिन वो अनजाने में ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैम्पायर की मदद करता है, जिसके बाद उस वैम्पायर ने माहिरो को अपना मास्टर मान लिया था। तो कहानी की शुरुआत में हम माहिरो को देखते हैं, जो कि अभी अपनी मदर के फ्यूनरल में था। वहाँ पर सभी उसके रिश्तेदार बात कर रहे थे कि आखिर अब माहिरो का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि उसके फादर भी नहीं है। क्या उसे ऑर्फनेज में भेज देना चाहिए? माहिरो ये सब अभी सुन रहा था और उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन तभी उसके अंकल उसके सर पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पालूंगा। अब माहिरो उनके साथ रहने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हाई स्कूल में आ चुका है। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और उसे भी बिल्कुल नॉर्मल चीजें पसंद है। वो ज्यादातर हर चीज में परफेक्ट भी है। एक दिन उसे एक बिल्ली मिलती है जिसे चोट लगी हुई थी। वो उसे घर लेकर आता है, उसे खाना देता है और फैसला करता है कि वो उसे अपने घर पर ही रखेगा। हालांकि उसने ये चीज नोटिस नहीं की थी कि वो बिल्ली थोड़ी सी अजीब है। माहिरो उस बिल्ली का नाम कूरो रखता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो अभी स्कूल में आ रहा था, जिस दौरान उसके दोस्त बताते हैं कि पास के रेलवे स्टेशन पर कुछ वैम्पायर्स को देखा गया है। माहिरो को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो उन्हें इग्नोर करते हुए घर पर आ जाता है, लेकिन घर पर वो एक अजीब से लड़के को टीवी देखते हुए देखता है, जो कि अभी कुछ खा भी रहा था। माहिरो पहले तो डर गया था, पर फिर भी उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, पर इस पर वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। इस वजह से माहिरो झाड़ू लेकर उसे मारने लगता है, लेकिन उस लड़के ने बहुत ही आसानी से उस अटैक को डोज कर लिया था। माहिरो फिर से उस पर हमला करने वाला था, जिस दौरान गलती से वो खिड़की पर लगे कर्टन्स को हटा देता है। वहाँ धूप आती है और धूप बढ़ते ही वो लड़का अचानक से कुरू में बदल जाता है। अभी माहिरो जैसे ही वापस से कर्टन लगाता है तो वो वापस से उसी लड़की में बदल गया था। माहिरो ये देखकर समझ जाता है कि वो एक वैम्पायर है। माहिरो सबसे पहले उसे वहाँ से दूर हटाकर उससे पूछता है कि वो रेलवे स्टेशन पर बाकी लोगों को परेशान क्यों कर रहा है। इस पर कुरू को समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस वैम्पायर ने बाकियों को परेशान किया वो कुरू नहीं था। वो बताता है कि वो 100 साल से सो रहा है, वो किसी को परेशान नहीं कर सकता। वैसे माहिरो अभी उसे कुरू कहकर बुला रहा था, लेकिन इस पर कुरू कहता है कि तुम मुझे अपना नाम से मत बुलाओ, क्योंकि अभी मैं एक वैम्पायर फॉर्म में हूँ। माहिरो कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुरू कहकर बुलाऊंगा तो क्या होगा, और ऐसा कहते हुए वो कुरू कह भी देता है। जिसके बाद अचानक से उसके हाथ से एक लाइट निकलती है और कुरू के गर्दन पर पड़ती है, जिसके बाद एक छोटा सा स्पार्क होता है। कुरू को समझ में नहीं आया था, पर कुरू बताता है कि वो एक बॉन्ड में बन चुके हैं। अब 24 घंटे के लिए माहिरो उसका मास्टर है। अगर इस दौरान माहिरो की परमिशन से कुरू माहिरो का ब्लड पी लेता है तो वो हमेशा के लिए उसका सर्वएम्पी बन जाएगा। माहिरो खुश था, क्योंकि अगर वो हाँ नहीं करेगा तो कुरू ब्लड नहीं पी पाएगा और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब माहिरो से लेकर बाहर छोड़ देता है, जिससे कि वो गड़बड़ और ना करे। लेकिन माहिरो देखता है कि वो दोनों कनेक्ट हैं, इस वजह से वो माहिरो से दूर नहीं जा सकता। कुरू बताता है कि 24 घंटे तक हम इसी तरह से कनेक्ट रहेंगे। माहिरो सोच रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर वो कुरू को अपने दोस्त के पास लेके जाता है, बताने के लिए कि एक वैम्पायर है। लेकिन वहाँ उसके दोस्त तो उस पर यकीन नहीं करते। एक दोस्त ने तो उसे साइकेट्रिस्ट का नंबर भी दे दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से माहिरो पागल हो चुका है। वैसे आप भी पागल ना हो जाओ, इसलिए हम ये वीडियो डालते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे अब तभी वो वहाँ पर अजीब से आदमी को देखते हैं। वो मैजिशियन के कपड़े पहने हुए था। हालांकि वो थोड़ा सा अजीब था, इसी वजह से वो उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन तभी वो मैजिशियन अचानक से माहिरो के एक दोस्त के पास आता है और उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए उसके ब्लड को पीने लगता है। ये चीज देखने के बाद आसपास के सभी लोग डर गए थे और भागने लगे थे। माहिरो भी घबरा जाता है। उसे जानने को मिलता है कि ये भी एक वैम्पायर है। वो मैजिशियन अभी माहिरो को इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसे कुरू से कुछ काम था। हालांकि तभी उसे कुरू बहुत ही तेजी से किक करता है। माहिरो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो कुरू कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। वो कहता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो मैजिशियन अभी फिर से उसके दोस्त की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन माहिरो उसे पैर से पकड़ लेता है। इस दौरान वो मैजिशियन अपनी तलवार निकालता है और माहिरो पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी कुरू सामने आकर माहिरो को बचा लेता है। लेकिन इससे वो तलवार कुरू को लग गई थी। हालांकि इसके बाद कुरू उस मैजिशियन को और माहिरो को दोनों को ही दूर हटा देता है। वो माहिरो से कहता है कि उसने 100 साल से ब्लड नहीं पिया है, इस वजह से वो बहुत कमजोर हो चुका है। लेकिन माहिरो तुरंत अपना हाथ आगे करता है, जिसके बाद उसने परमिशन भी दी दी थी, इसलिए अब कुरू उसके ब्लड को पीता है और फिर से अपनी ताकत को वापस लाता है। साथ ही इसके बाद माहिरो के हाथ से चेन निकलते हुए कुरू की कॉलर से कनेक्ट हो गई थी। माहिरो उसे ऑर्डर देता है कि वो इस मैजिशियन को खत्म कर दे, जिसके बाद कुरू एक ही अटैक में उस मैजिशियन की हालत खराब कर देता है। हालांकि वो उसे जान से मारने वाला था और उसके ब्लड को पीने वाला था, लेकिन माहिरो तभी कुरू को रोक देता है। अभी वो मैजिशियन वैम्पायर था। वो अचानक से एक डॉल में बदल जाता है। माहिरो उसे उठाता है और पूछता है कि आखिर उसने माहिरो पर हमला क्यों किया और वो कुरू को क्यों ढूंढना चाहता था। इस पर मैजिशियन बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए उसे सुबाकी ने कहा था। अब यहाँ पर कुरू सुबाकी को नहीं जानता, पर वो मैजिशियन बता
बताता है कि लगभग कोई उसे नहीं जानता और जो जो उसे नहीं जानता सुबाकी उसे खत्म कर रहा है। अभी माहिरो को कुछ समझ में नहीं आया था। इससे पहले ही माहिरो और सुबाकी के बीच में वो जो चेन थी वो टूट जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में जब माहिरो जागता है तो वो अपने घर पर आराम से लेटा हुआ था और कुरू भी वही बास्केट में था। वो दोनों ही पूरी तरह से ठीक थे। तभी माहिरो को अपने दोस्त की याद आती है। वो वहाँ से भागता है देखने के लिए कि उसका दोस्त ठीक है कि नहीं, लेकिन स्कूल आकर वो देखता है कि उसकी गर्दन पर चोट तो आई थी पर उसे कुछ याद नहीं है। उसका दोस्त बताता है कि उसका शायद कोई एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि पुलिस ने उसे यही चीज बताई। यहाँ पर माहिरो को जानने को मिलता है कि उन्हें उस मैजिशियन के बारे में और यहाँ तक कि इस बारे में भी नहीं पता माहिरो ने ही उन्हें वहाँ बुलाया था। माहिरो को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है। हालांकि जब माहिरो वापस से अपने घर पर आ रहा था तब वो कुरू से पूछता है कि क्या कुरू उस मैजिशियन और सुबाकी को जानता है, लेकिन अब कुरू कुछ भी कहे इससे पहले ही वहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। मॉनसून पूरी तरह से ठीक था और इतने में ही अचानक से वहाँ पर एक एनर्जी फैलती है और माहिरो एक अजीब सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके सामने एक लड़का हंस रहा था। माहिरो को पता भी नहीं चलता और वो लड़का उसका बैग चुरा लेता है और उसके बैग से वो डॉल निकालता है, मतलब कि उस मैजिशियन को निकालता है। इसके बाद वो मैजिशियन वैम्पायर माहिरो को बताता है कि यही सुबाकी है। यहाँ सुबाकी आगे बढ़ता है और कुरू को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जिसके बाद कुरू वापस से नॉर्मल यानी कि वैम्पायर फॉर्म में आ गया था। सुबाकी माहिरो को बताता है कि वो कुरू का भाई है, लेकिन अब माहिरो कुरू से इस चीज की कंफर्मेशन मांगता है तो कुरू कहता है कि वो इस अजीब से लड़के को नहीं जानता। इस पर सुबाकी कहता है ये बहुत गलत बात है कि तुम अपने भाई को पहचानने से इनकार कर रहे हो। वैसे अब सुबाकी थोड़ी सी डिटेल में बताता है। वो कहता है कि वो टोटल 7 भाई हैं और सातों भाई अलग अलग साइंस पर बेस्ड हैं और जो कुरू है वो वैम्पायर ऑफ स्लॉथ है। स्लॉथ का मतलब उसका आलस्य है और ये चीज हम देख सकते हैं। इसी वजह से कुरू बहुत आलसी है। साथ ही सुबाकी अपने बारे में भी बताता है कि वो सर्वेम्प और मेलकोली है। मेलकोली का मतलब असल में सैडनेस होता है। वो बताता है कि उसे किसी ने भी सर्वेम्प नहीं बनाया, इस वजह से वो अकेला था और अब वो सभी वैम्पायर्स और ह्यूमंस को खत्म करना चाहता है। माहिरो को अभी कुछ भी समझ में आए इससे पहले ही वो एक ब्लैक फॉक्स में बदल कर माहिरो के कंधे पर आ जाता है। वो अभी वहाँ पर कुरू को परेशान कर रहा था। माहिरो को अभी सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी अचानक से सुबाकी फिर से नॉर्मल होता है और कुरू पर हमला करने लगता है। वो उस पर तलवार भी चलाने वाला था, लेकिन तभी कुरू भी नॉर्मल होकर अपने क्लाउस से उसके अटैक को रोक लेता है। माहिरो को लगता है कि शायद कुरू ब्लड ना मिलने की वजह से कमजोर है। वो कुरू से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसका ब्लड पी सकता है, पर कुरू मना कर देता है। अभी अचानक से यहाँ सुबाकी माहिरो को भी कॉलर पकड़कर हवा में उठा लेता है। वो उससे कहता है कि माहिरो अब कुछ नहीं कर सकता, वो दोनों ही यहाँ मारे जाएंगे और सिर्फ वो दोनों ही नहीं, इस दुनिया के जितने भी वैम्पायर्स हैं और वो ह्यूमन से जो कि वैम्पायर को अपना मानते हैं वो मारे जाएंगे। माहिरो सोच रहा था कि ये बिल्कुल पागल है, इसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, लेकिन तभी उसे वो टाइम याद आता है जब उसकी मदर की फ्यूनरल में सभी बात कर रहे थे कि अब माहिरो का क्या होगा, उसे ऑर्फनेज भेज देना चाहिए। माहिरो को तब वही सैडनेस महसूस हुई थी जो कि अभी सुबाकी को हो रही है। माहिरो वही करता है जो कि उसके अंकल ने कहा था। उसके बाद वो सुबाकी से ये भी बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना ब्लड दे सकता हूँ और तुम्हारा नाम रख सकता हूँ, जिसके बाद तुम मेरे सर्वेम्पी बन जाओगे। सर्वेम्पी का मतलब सर्वेंट वैम्पायर, लेकिन इस पर सुबाकी हंसते हुए कहता है कि उस दिन के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहते हुए वो हमला करने वाला था, पर तभी कुरू जंप करते हुए माहिरो के पास आता है और इसके बाद अचानक से ही माहिरो और कुरू वहाँ से गायब हो गए थे। अभी सुबाकी कह रहा था कि माहिरो सच में एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। वैसे अब माहिरो वहाँ से बाहर आ चुका था। तभी वहाँ पर 2 ट्विन गर्ल्स आती हैं। वो कहती हैं कि उनके मास्टर माहिरो और उसके सर्वेम्पी से मिलना चाहते हैं, मतलब कि कुरू से मिलना चाहते हैं। अभी कुरू नहीं जाना चाहता था, इसी वजह से वो वापस से बिल्ली में बदल जाता है और माहिरो के सर पर बैठ जाता है। लेकिन माहिरो को जानने को पड़ता है कि वो वहाँ पर जाकर एक लड़के से मिलता है। उसे जानने को मिलता है कि ये लड़का सर्वेम्पी ऑफ लस्ट का मास्टर है। अब वो वहाँ उस लड़के के घर पर पहुँचते हैं, जहाँ उसे जानने को मिलता है कि इतनी देर से उस लड़के के सर पर जो बटरफ्लाई बैठी हुई थी वही उसकी सर्वेम्पी है। वैसे वो लड़का है और ये कुरू का भाई है, उसका नाम स्नो है। वैसे इसके बाद अब वो उसे अपने घर के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर स्नो फिर से नॉर्मल वैम्पायर फॉर्म में आता है और वो अमीर लड़का मोसानो उसे अपने ब्लड पिलाता है, जिसके बाद स्नो की असली पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। यहाँ पर मोसानो माहिरो से कहता है कि वो उसे यहाँ पर उसका सर्वेंट बनाने के लिए आया है। वो माहिरो को इडियट कहता है क्योंकि माहिरो ने अभी तक अपने सर्वेम्पी की पावर का पता नहीं लगाया। माहिरो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर मोसानो उसे अपना सर्वेम्पी क्यों बनाना चाहता है। माहिरो उसकी वजह पूछता है तो मोसानो बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि वो एक कम्युनर है, वो हर चीज का कारण नहीं बता सकता। लेकिन अब माहिरो को उसकी बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि तुम्हें जैसे ही अमीर की बात सुनने भी नहीं चाहिए, और इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि जब वो बाहर आता है तो वो कहीं खो गया था। वो देखता है कि अभी वो जिस बिल्डिंग में गया था वहाँ पर खिड़की में कई सारे छोटे छोटे बच्चे उसे ही घूर रहे थे और वो भी बहुत ज्यादा वियर्ड लुक के साथ। अब तभी वहाँ पर स्नो आता है। वो बताता है कि ये उसी की
के बेबीज हैं। साथ ही वो ये भी कहता है कि जब सुबाकी और उनकी वॉर शुरू होगी तो सुबाकी सबसे पहले इन्हें ही टारगेट बनाएगा क्योंकि ये कमजोर है। उसी वक्त वहाँ पर मोसोनो भी आ गया था। वो कहता है कि वो नहीं जाना चाहता कि वॉर के दौरान ये सभी मारे जाएं, इसलिए वो माहिरो को अपना सर्वेंट बनाना चाहता है क्योंकि उसे पावर की जरूरत है। इस पर माहिरो कहता है कि वो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक सर्वेंट के तौर पे नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर। मसूनो को इस चीज पर कोई दिक्कत नहीं थी। वो पूछता है कि क्या तुम सुबाकी से ऐसे ही खाली हाथ लड़ोगे। माहिरो को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर मुसानो बताता है कि हर मास्टर अपने सर्वैम्पी की मदद से एक कस्टम वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। माहिरो को इस चीज के बारे में नहीं पता था, इस वजह से अब मुसानो उसे इसके बारे में बताता है। हालांकि अभी देर तो हो चुकी थी, इस वजह से माहिरो को वापस लौट कर आना पड़ता है। बाद में अगले दिन हम उसे बेस्ट फ्रेंड साकुआ के साथ देखते हैं। अभी वो जब जा रहे थे तो माहिरो को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। साकुआ उससे पूछता है कि उसका बिहेवियर कुछ दिनों से अलग लग रहा है, कहीं उसने कोई वैम्पायर तो नहीं देखा। वो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन माहिरो कहता है कि उसने कोई वैम्पायर नहीं देखा, लेकिन अगर वो वैम्पायर देखेगा तो जरूर बताएगा। अब साकुआ वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे माहिरो का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। इसके बाद माहिरो वहाँ से मुसानो से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर अभी मुसानो उस खास वेनम के बारे में उसे बता रहा था। जिसके बाद कुरू कहता है कि अगर उसे वेपन चाहिए तो उसे बस अपनी आंख बंद करनी है। माहिरो अपनी आंख बंद करता है और यहाँ कुरू भी सेम वैसा ही करता है। जिसके बाद माहिरो एक अजीब सी जगह पर आ गया था। वहाँ उसे एक क्रीपी कैट दिखती है। वो असल में कुरू के अंदर की स्पिरिट थी। वो बताते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है। माहिरो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर कुछ गिफ्ट रखे हुए थे। वो कैट कहती है कि तुम्हें इनमें से किसी एक गिफ्ट को चुनना है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम फिर से उसे वापस नहीं रख सकते और ना ही एक्सचेंज कर सकते हो। अब माहिरो अजीब बॉक्स को नहीं चुनता, वो एक साफ सुंदर बॉक्स को ही चुनता है। उसके अंदर से उसे एक मैजिकल झाड़ू मिलती है। जिसके बाद वो अचानक से फिर से मुसानो के घर पर आ गया था। वैसे यहाँ पर उस हाथ में एक झाड़ू भी थी। वो अचानक से उसके हाथ से कनेक्ट होते हुए एक टैटू में बदल जाती है। माहिरो उसे समन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी स्नो उससे कहता है कि उसे उन चीजों को याद करना होगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। ये सोचते हुए माहिरो तुरंत ही अपने दोस्तों को याद करता है। साथ ही वो मुसानो से कहता है कि वो कुछ दिनों बाद उसे भी अपने दोस्त से मिलवाएगा। अब इसके बाद कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि माहिरो अभी स्कूल में था, जहाँ उसके दोस्त उससे बात कर रहे थे कि कुछ दिन से साकुया स्कूल नहीं आया। अब साकुया माहिरो का बेस्ट फ्रेंड है, इस वजह से माहिरो फैसला करता है कि छुट्टी के बाद वो उसके घर पर उससे मिलने के लिए जाएगा। वो कुरू को बता रहा था कि साकुया उसका बचपन का दोस्त है, या यूं कह लो कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन तभी अचानक से कुछ होता है और माहिरो साकुया के घर का पता भूलने लगता है। साथ ही साकुया के साथ उसकी जो मेमोरीज थी वो भी उसकी दिमाग से हटने लगी थी। लेकिन इतने में ही उसके पीछे साकुया आ जाता है। अभी कुरू साकुया को बहुत ही शक भरी नजरों से देख रहा था। वैसे फिर माहिरो साकुया से पूछता है कि आखिर वो स्कूल क्यों नहीं आया। तो साकुया बताता है कि कुछ टाइम पहले उस पर एक अटैक हुआ था, जिससे वो थोड़ा डर गया और तब से वो घर से बाहर नहीं आया। अब उसी वक्त उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद साकुया अचानक से माहिरो का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं था। साकुया आगे बढ़ता है और अचानक से माहिरो, कुरू और उनका वो बैग तीनों एक जंगल में फंस जाते हैं। माहिरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है उसी मैजिशियन की जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वैसे उसे बार बार मैजिशियन कहना ठीक नहीं है, इसलिए हम उसे उसके नाम से बुलाएंगे। उसका नाम बेल्किया है। अब वो यहाँ नीचे आता है, तभी साकुया जोर से चिल्लाता है माहिरो पर कि आखिर वो यहाँ क्यों आया, क्या उसे पता नहीं कि यहाँ पर वैम्पायर्स को देखा गया। अब यहाँ पर माहिरो समझ चुका था कि साकुया असल में एक वैम्पायर है और वो सुबाकी के साथ मिला हुआ है। वैसे साकुया अभी बहुत गुस्से में था। वो माहिरो से कह रहा था कि तुम जरा याद करो कि हम पहले कब मिले थे, क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज में से मैं हटता जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी मेमोरीज हमारी सच है और कितनी झूठ। ये कहते हुए माहिरो पर हमला कर रहा था, लेकिन तभी कुरू सामने आता है और उसके अटैक को खुद पर ले लेता है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग गई थी। लेकिन उसी समय बेल्काई भी यहाँ पर कुरू पर हमला कर देता है। कुरू की बॉडी में अब तलवार लग चुकी थी। माहिरो उससे उसका ब्लड पीने को कहता है, लेकिन कुरू मना कर देता है। वो कहता है कि अभी माहिरो डरा हुआ है और ऐसे में अगर वो उसका ब्लड पीता है तो उसे कोई भी पावर नहीं मिलेगी, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं। माहिरो को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बचपन का दोस्त एक वैम्पायर कैसे हो सकता है। तभी साकुया कहता है कि माहिरो ने उसे झूठ कहा। जब उसने कहा कि क्या तुमने एक वैम्पायर देख लिया, तो उस वक्त माहिरो ने मना कर दिया था, जो कि एक झूठ था। साकुया कह रहा था कि अगर वो उसे कुरू के बारे में बता देता तो अभी वो दोस्त बनकर रह सकते थे। बात थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन साकुया अभी इस बात पर गुस्सा था। वो तुरंत ही फिर से माहिरो पर हमला करने लगा है। लेकिन इतने में ही अचानक से माहिरो के ऊपर जो स्ट्रिंग्स लगी हुई थी, स्टील की स्ट्रिंग्स, वो कमजोर पड़ने लगती है और टूट जाती है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है मुसानो की और साथ ही साथ वहाँ पर स्नो भी आ गया था। वो बेल्काई पर हमला करता
होता है। वैसे साकुया को नहीं लगा था कि मोसानो ज्यादा ताकतवर होगा। इस वजह से वो बेल्काई से कहता है कि इसे तुम ही संभालो। बेल्काई तुरंत हमला करने लगता है, लेकिन ये सिर्फ मोसानो का ट्रैप था, क्योंकि जैसे ही बेल्काई यहाँ स्नो और मोसानो के बीच में आता है तो मोसानो का वो स्पेशल वेपन एक्टिवेट हो जाता है। अभी बेल्काई एक सैक्रिफाइसिंग थ्रोन पर बैठा हुआ था, जहाँ मोसानो हमला कर उसके ब्रेन को डेड कर देता है। इसका मतलब बेल्काई अब कुछ नहीं कर सकता। वैसे अब तभी साकुया ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो ये सब करना नहीं चाहता था। वो मोसानो से कहता है कि वो फिर से मायरू का दोस्त बनना चाहता है और साथ ही इस बार मोसानो का भी। मोसानो ये सुनकर हैरान था, हालांकि वो विश्वास कर लेता है और स्नो के साथ जो अपना कनेक्शन था उस स्पेशल वेपन से डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन ये सिर्फ साकुया की चाल थी। वो यहाँ पर मोसानो पर हमला करता है और उसे सीरियसली इंजर्ड कर मायरू के पास आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ मायरू को नहीं बल्कि उसके सभी दोस्त को खत्म कर देगा। लेकिन इतने में ही अचानक से एक घोस्ट गर्ल वहाँ पर आती है और साकुया से कहती है कि वो दुखी है, इस वजह से वो हर किसी को दुख दे रहा है। क्या उसे लगता है कि ये सब सही है? अचानक से साकुया समझ जाता है कि वो गलत था, इसलिए वो माहिरू को वहीं छोड़कर जाने लगता है। वैसे कुरू फिर से रिकवर हो चुका था। वो माहिरू से कहता है कि हम लड़ने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए हमें चलना चाहिए। लेकिन माहिरू अभी अपने सबसे अच्छे दोस्त को सबक सिखाना चाहता था। वो तुरंत ही अपने वेपन को निकालता है, मतलब कि उस जादुई झाड़ू को निकालता है और साकुया पर हमला कर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। लेकिन माहिरू सिर्फ उसे ऐसा सबक सिखाने के लिए कर रहा था, पर अब वो नोटिस करता है कि उसका कंट्रोल उस जादुई झाड़ू से हट चुका है। वो झाड़ू अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल जाती है और माहिरू को कंट्रोल करने लगती है। माहिरू ना चाहते हुए भी अपने दोस्त पर हमला कर रहा था। वो उसे पीटते हुए वहाँ से लोहे के फेंस की तरफ फेंक देता है। अभी कुरू अपने अंदर माहिरू की गिल्ट को और उसके इमोशंस को महसूस कर पा रहा था, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, जो देखते हुए कुरू तुरंत ही आगे बढ़कर माहिरू की गर्दन पर बाइट करता है और उसके ब्लड को पीते हुए उसके इन इमोशंस को खींच लेता है। लेकिन इससे माहिरू तो ठीक हो गया था, पर अब कुरू के अंदर वो डार्कनेस आती है, जिसकी वजह से उसकी एक हिडन टेक्निक अनलॉक हो चुकी थी। वहाँ पर एक डार्क कैट आ जाती है और एक डार्क ऑरा फैलने लगता है। ये डार्क ऑरा इतना ज्यादा था कि माहिरू वहाँ उसमें घूमते जा रहा था। साकुया अपना हाथ बढ़ाता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। वो कहता है कि सच तो ये है कि मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ से मरना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक वैम्पायर रहूं। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि तुम अपने सर्वेंट को ऑर्डर दो कि वो मुझे मार दे, क्योंकि इससे ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से कुरू के ऊपर कोई गोली चला देता है, जिसके बाद वो डार्क एनर्जी गायब हो चुकी थी। वैसे वहाँ पर एंट्री होती है एक सर्वेम्पी की और उसका मास्टर की। वहाँ पर वो मास्टर उसके सर्वेम्पी को ऑर्डर देते हैं कि वो कुरू को शांत करे, जिसके बाद उसका सर्वेम्पी कुरू पर कई बार गोलियां चलाते, जब तक कि कुरू वापस से अपने कैट फॉर्म में ना आए। वैसे अब जब कुरू वापस से कैट फॉर्म में आ गया था तो वो सर्वेम्पी यहाँ साकुया पर गोली चलाता है, लेकिन तभी साकुया के साथ ही उसे बचा लेते हैं। उसके साथ ही वहीं पर थे जो स्टील स्ट्रिंग से माहिरू को पकड़े हुए थे। वो यहाँ पर साकुया को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। साकुया जाते हुए अपने हाथ से अपना हैंड बैंड माहिरू की तरफ फेंकता है। माहिरू उससे पूछ रहा था कि क्या साकुया सच में उसे मारना चाहता था, लेकिन साकुया बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब तभी वहाँ पर स्नो आता है। वो बताता है कि मोसानो को ज्यादा चोट नहीं आई और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। वैसे अभी माहिरू दुखी था, क्योंकि उसकी वजह से मोसानो को थोड़ी चोट लग गई। लेकिन अब तभी वो काउ बॉय वैम्पायर मास्टर वहाँ पर आता है। वो पहले तो माहिरू को कुरू दे देता है और फिर माफी मांगता है, क्योंकि उसने तब अपने सर्वेम्पी से कुरू पर गोली चलवाई थी। लेकिन वो बताता है कि उसे रोकने का सिर्फ यही तरीका था। वो बताता है कि वो एक वैम्पायर मास्टर है, उसका वैम्पायर सर्वेम्पी ऑफ एनवी है। एनवी का मतलब असल में ईर्ष्या होता है, मतलब कि किसी से जलना। वैसे वो कहता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो माहिरू पर फालतू में एक खून का इल्जाम लगा देता, क्योंकि माहिरू कुरू को रोक नहीं सकता था उस अटैक को करने से, क्योंकि वो खुद उस अटैक में खोने वाला था। अभी वो लड़का यहाँ माहिरू कमजोर कह रहा था। वो कहता है कि तुम्हें एक वैम्पायर मास्टर नहीं होना चाहिए। अगर तुम कुरू के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहते हो तो तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके बाद अब वो वहाँ से चला गया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब माहिरू मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गया था, तभी वहाँ से लौटते वक्त रास्ते में एक रेस्टोरेंट के अंदर से उसे सुबाकी बैठा हुआ दिखता। माहिरू तुरंत ही रेस्टोरेंट के अंदर आता है और सुबाकी से पूछता है कि आखिर साकुया उसका मिनियन यानी कि उसका साथी कब से बना। इस पर सुबाकी अब साकुया की पूरी स्टोरी बताना शुरू करता है। वो बिल्कुल शुरुआत से बताता है। वो कहता है कि साकुया के पेरेंट्स इस दुनिया के सबसे बुरे पेरेंट्स थे, क्योंकि साकुया की एक छोटी बहन थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसकी छोटी बहन को अपने घर से धक्का दे दिया, सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने के लिए। अब बाद में उन्होंने साकुया से झूठ बोलने को कहा कि वो खेल रहे थे और उस दौरान उसकी बहन वहाँ से नीचे गिर गई। साकुया को धमकाया जा रहा था और वो छोटा था, इस वजह से वो डर कर झूठ कह देता है। लेकिन 6 साल बाद उसके साथ भी यही होता है। हालांकि नीचे गिरने के बाद अभी वो पूरी तरह से मरा नहीं था और उससे पहले ही वहाँ पर सुबाकी आ गया था। सुबाकी साकुया से बचा लेता है। साथ ही वो बताता है कि असल में साकुया ने तब सुबाकी का ब्लड पी लिया था, इस वजह से तब वो वैम्पायर बन चुका था। और इसके बाद वो माहिरू पर हंसता है, क्योंकि उसे ये बात नहीं
नहीं पता थी। वैसे अब वो वहाँ से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए जाने लगा था। वो कहता है कि मैं आज लड़ने के मूड में नहीं हूँ। यहाँ पर मायरू उसके ऑरा से डर जाता है और वो उससे ये नहीं कह पाता कि साकुया को जाने दे। अगले दिन जब मायरू स्कूल में आता है तो वो सोच रहा था कि काश साकुया वापस आ चुका हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने दोस्त से जब साकुया के बारे में पूछता है तो उसे जानने को मिलता है कि उन्हें साकुया हल्का हल्का याद तो है, लेकिन उसकी याद है और वो कैसे दिखता है ये चीज उन्हें याद नहीं। इससे मायरू ये समझ जाता है कि साकुया नहीं चाहता कि वो लोग पूरी तरह से उसे भूलें। का मतलब वो उनसे मिलने जरूर आएगा। अगले सीन में हम स्कूल फेस्टिवल का दिन देखते हैं जहाँ पर साकुया एक मास्क पहन कर आया था। हालांकि कोई उसके चेहरे को नहीं पहचान पाता, लेकिन साकुया नोटिस करता है उसके एक दोस्त ने अपनी पीठ पर एक कागज लगा रखा है जिस पर लिखा था कि वो साकुया का इंतजार कर रहा है। ये देखकर साकुया हैरान था। तभी माहिरू और कुरू उसे देख लेते हैं। वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उनसे बचते हुए साकुया वहाँ टेरिस की तरफ भागता है। इस दौरान वो रुककर माहिरू से कहता है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मारने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। पर माहिरू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुस्कानों को ज्यादा चोट नहीं आई और मैं जानता हूँ कि तुम भी हमें चोट पहुँचाना नहीं चाहते थे। वैसे अब साकुया वहाँ टेरिस पर आ गया था जहाँ वो ये चीज पर एक्सेप्ट करता है कि उसने माहिरू के दिमाग के अंदर वो सारी यादें खुद से डाली थी जो कि उसकी बचपन की थी। मतलब कि माहिरू को लगता था कि वो साकुया बचपन से दोस्त है, जबकि वो बचपन से मिले ही नहीं। उनकी ये दोस्ती करीबन 1 साल पुरानी है, लेकिन माहिरू कहता है कि ये उसे बस इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भले ही कभी दोस्त बने ही ना हो, लेकिन कब वो दोस्त है। हालांकि साकुया ये सब और नहीं सुन सकता था, इसी वजह से वो वहाँ टेरिस से कूद जाता है जान देने के लिए। माहिरू भी उसके साथ कूद जाता है और तुरंत ही अपने उस मैजिकल झाड़ू को समन करते हुए वहाँ से उसे उड़ा ले जाता है। माहिरू को अपने मैजिक पर कंट्रोल नहीं है, इसी वजह से वो जंगल में आकर गिर गए थे जहाँ दोनों ही हंस रहे थे। जिस दौरान साकुया को महसूस होता है कि वो ऐसे ही लाइफ जीना चाहता है और यही सोचते हुए वो रोने लगता है। वो बताता है कि जब वो बहुत ज्यादा अकेला था तब साकुया ने उसकी मदद की थी। उसने कहा था कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इसी वजह से साकुया सुबाकी की हर बात मानता है। माहिरू को महसूस होता है कि साकुया के लिए सुबाकी सेम उसके अंकल की तरह है, क्योंकि माहिरू को भी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसके अंकल ने उसका साथ दिया था। पर माहिरू ये भी कहता है कि उसने तुम्हारा साथ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे कुछ गलत करने को कहेगा और तुम उसकी बात मान जाओगे। इस पर साकुया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं उसके साथ नहीं हूँ और वैसे भी मैं अब किसी के साथ नहीं हूँ। इतना कहते हुए वो अपना हाथ आगे करता है। माहिरू भी अपने हाथ पर पंच करता है और इसके बाद अब अचानक से साकुया गायब हो चुका था। वो अभी माहिरू से जितना हो सके उतना दूर जा रहा था, लेकिन उसे वो चीजें याद आती हैं कि 1 साल पहले माहिरू ने खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और अब तभी पहली बार साकुया को एक दोस्त मिला था। इधर माहिरू अभी बहुत गुस्से में था। वो सोच रहा था कि वो कमजोर है, इसी वजह से साकुया शायद उसे छोड़कर चला गया। वहीं पेड़ के पीछे कूरो छुपा हुआ था। माहिरू उससे कहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि माहिरू को एक लेटर मिला था। वो उस लेटर को यहाँ कूरू को दिखाता है, लेकिन कूरू पहले तो उस लेटर को इग्नोर कर रहा था, पर जब वो उस लेटर पर बनी हुई सील को नोटिस करता है तो उससे कूरू को गुस्सा आ गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि माहिरू कूरू को अपने स्कूल लेकर आया था, जहाँ पर कूरू को देखने के बाद गर्ल्स के बीच में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। अब इसके बाद वो दोनों रात के टाइम पर स्कूल में ही नाइट फेस्टिवल में आए हुए थे। यहाँ अभी वो फायरवर्क्स स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ पर आता है। उसके पास एक सूटकेस था। वो सूटकेस को माहिरू को दे देते हैं और कहते हैं कि उसे नहीं पता कि ये किसका है, इसलिए माहिरू फायरवर्क्स स्टार्ट होने से पहले इसे लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में जाकर दे दे। ये वो जगह है जहाँ पर उसे कोई भी चीज रखनी पड़ती है जिससे जिनकी वो है वो वहाँ पर आकर उसे ले ले। माहिरू उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के से होती है। वो भी अभी अपने पार्टनर से अलग हो गया था, इसलिए वो भी अभी उसी जगह पर जा रहा है जहाँ माहिरू जा रहा है, इसलिए वो साथ में जाते हैं। अभी उस ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के के हाथ में एक बड़ा सा कॉफिन था। माहिरू से पूछता है कि इसके अंदर क्या है, जिस पर वो लड़का बताता है कि इसके अंदर एक वैम्पायर सो रहा है। अब माहिरू के लिए मान पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इतने में एक धमाके की आवाज आती है। वहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि एक आदमी के पास सूटकेस था और वो सूटकेस में माहिरू के सूटकेस की तरह था और वो ब्लास्ट हो गया। माहिरू सुनकर शॉक हो गया था। वो सोचता है कि शायद ये सूटकेस भी उसी सूटकेस की तरह होगा। उसे बात याद थी कि फायरवर्क्स स्टार्ट होने से पहले वो सूटकेस को वहाँ लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में पहुंचा दे, यानी कि तब तक ये ब्लास्ट होगा। वो सोचता है कि शायद ये ब्लास्ट ही होने वाला है, इसलिए वो कूरू से इसे हवा में फेंकने को कहता है। पर तभी वो उस ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के के बारे में सोचता है कि कहीं वो कुछ गलत ना समझे और उसे कुछ पता न चले और उसे सच भी पता लग जाएगा कि कूरू असल में एक वैम्पायर है। पर फिर उस लड़के पर भरोसा करते हुए कूरू से ऐसा करने को कहता है। कूरू ने उस सूटकेस को फेंक दिया था, लेकिन गड़बड़ ये हो गई थी कि वो सूटकेस फटा ही नहीं, वो नीचे आने वाला था। लेकिन तभी अचानक से वो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का अपने उस कॉफिन को ओपन करता है और सूटकेस को उस कॉफिन के अंदर बंद कर देता है, जिसके बाद अंदर वो
कॉफिन में ही ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इससे इनको कोई डैमेज नहीं पहुंचाता। मायरू और कुरु दोनों हैरान थे। मायरू पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो लड़का बताता है कि उनका नाम तेत्सु है। तभी अचानक से उसके कॉफिन से आवाज आती है कि तुम्हें पता है कि मैं अंदर हूँ, लेकिन फिर भी तुमने वो सूटकेस अंदर फेंक दिया। इसके बाद अब सूटकेस में से एक वैम्पायर बाहर निकल कर आता है, जो कि साइज में बहुत छोटा था। कुरु उसे देखते ही पहचान जाता है कि सर वैम्पी ऑफ प्राइड है। प्राइड का मतलब घमंड या अभियान होता है। वैसे तेत्सु ने उसका नाम यू रखा है। यू यहाँ पर बताता है कि उसके हिसाब से काम सुबाकी और उसके साथियों का है। साथ ही वो माहिर से कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में रह सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। लेकिन वो उसे वार्निंग भी देता है, क्योंकि सिर्फ सुबाकी ही उनका मेन टारगेट नहीं है, बल्कि कोई और भी है जो कि उन पर नजर रखे हुए है। वैसे अब इसके बाद माहिरू घर पर लौट आया था, लेकिन तभी उसके घर का गेट अपने आप ही ओपन होता है और कोई उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। और वो जो भी था उसने कुरु को वहाँ बाहर छोड़ दिया था। कुरु समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतने में ही फिर से गेट ओपन होता है और अब तीनों लोग वहाँ कुरु की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। वैसे इसके बाद माहिरू के पास आते हैं। माहिरू अभी एक अजीब सी जगह पर था, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक साइंटिस्ट सुजुकी से होती है। सुजुकी उसे बताता है कि वो अभी C3 के हेडक्वार्टर में है। C3 असल में वैम्पायर और ह्यूमंस के बीच में बनाया हुआ एक ग्रुप है। वो अभी माहिरू से पीसफुली ग्रुप को ज्वाइन करने को कह रहे थे, जिससे वो सुबाकी को रोक सके, क्योंकि सुबाकी ह्यूमंस के लिए और वैम्पायर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन माहिरू सडनली डिसीजन नहीं ले सकता था। वो कहता है कि मैं ऐसा अचानक से कैसे हाँ कर दूं। इस पर सुजुकी कहता है कि मैं तुम्हें सारी डिटेल बताने को तैयार हूँ C3 के बारे में। हम सिर्फ सुबाकी को रोकना चाहते हैं और उसके साथियों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन माहिरू कहता है कि उसके सभी साथी में एक मेरा दोस्त भी है और माहिरू ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उसे बचा कर रहेगा। इस पर सुजुकी कहता है कि मैंने साकुया के बारे में रिसर्च की थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बचपन की फीलिंग्स इस बीच में आए, क्योंकि इससे हम सुबाकी को नहीं रोक पाएंगे। पर माहिरू साफ मना कर देता है कि वो उसके ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता। अब सुजुकी कहता है कि ठीक है। वो माहिरू को 2 ऑप्शन देता है, या तो वो वहाँ उस जगह पर जो 52 गेट्स है, माहिरू उनमें से सही रास्ता ढूंढ ले, या फिर C3 में ज्वाइन होने के लिए हाँ कर दे। साथ ही वो माहिरू को बताता है कि माहिरू को ये चीज जल्द से जल्द करनी होगी, क्योंकि अभी कुरु के पीछे वैम्पायर्स हंटर्स पड़े हुए हैं और अगर माहिरू ने देर कर दी तो वो मारा जाएगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि ये 50 डोर में से सही डोर ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल का काम है। अगर वो कोशिश करे भी तो ये 50 डोर वो 24 घंटे में ही खोल पाएगा। माहिरू पहले कोशिश करता है, वो एक डोर पार करके आता है तो वो सही जगह पर पहुंच चुका था। वो अभी कई सारे गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमेशा वहीं आ जाता है। वो समझ चुका था कि अब उसे क्या करना होगा। वो अपनी जादू झाड़ू वहाँ निकालता है और उसके एक टोर्नेडो क्रिएट करते हुए वहाँ सीलिंग की तरफ एक बहुत बड़ा होल बना देता है। अभी सुजुकी उससे कह रहा था कि उसने सही रास्ता ढूंढ निकाला, क्योंकि इस 52 रास्ते में से एक अभी रास्ता सही नहीं था। पर वो माहिरू को वार्निंग देता है कि कुरु को बचाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुरु एक ब्लड थ्रस्टी वैम्पायर है और वो बहुत खतरनाक है। माहिरू इस पर कहता है कि वो सिर्फ वैम्पायर के बारे में बुरा सोचते हैं, इसलिए उसे बुरी चीज दिख रही है, जबकि उसे इनकी अच्छाई भी देखनी चाहिए। ये सुनकर सुजुकी हैरान था। वो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन वो माहिरू को वहाँ से जाने देता है। दूसरी तरफ अभी कुरु प्रॉब्लम में था। वो उन वैम्पायर्स हंटर से बचकर भाग रहा था। वो किसी तरह से कुरु का रास्ता रोककर उससे कहता है कि अगर कुरु उनके लेटर के मिलने के बाद उनसे मिलने आ जाता है तो आज उसे दिन ना देखना पड़ता। अभी कुरु भागता है, लेकिन जब वो नदी के पास पहुंचता है तभी उन वैम्पायर्स हंटर का लीडर कहता है कि तुम भाग कर कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा मास्टर हमारे कब्जे में है। ये सुनकर कुरु रुक गया था, लेकिन उसी दौरान वो लीडर उससे लड़ पड़ता है। साथ ही अब वो उसे खत्म करने वाले थे, लेकिन इतने में ही माहिरू वहाँ पर आकर उसे पकड़ता है और जादुई झाड़ू पर वहाँ से उड़कर ले जाता है। अब कुछ दिन बाद माहिरू को और मुसानो को टेत्सु की तरफ से एक कॉल आता है। टेत्सु ने अभी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक मीटिंग रखी थी। वो तीनों एक जगह पर मिलते हैं, जहाँ पर स्ट्रेटेजी तो कुछ बनाई नहीं जाती, बस टाइम पास हो रहा था, इसलिए माहिरू उन पर चिल्लाता है। वैसे बाद में जब वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे तभी यू बताता है कि उसने सिटी में किसी अजीब से लड़की को देखा और उसे उस पर शक है। अब माहिरू और कुरु वहाँ से उस लड़की की तलाश में चले गए थे। यू बताता है कि वो जो लड़का है वो एक बैग पहने हुए है और उस बैग पर पंख बने हुए हैं। माहिरू एक ऐसे लड़की को देखता है, लेकिन कुरु उससे कहता है कि ये मुझे खतरनाक लग रहा है। तभी माहिरू नोटिस करता है कि उस लड़की के पास एक पिंजरा है जिसके अंदर से हेजहॉग बंद था। माहिरू सोचता है कि उसे इस बेचारे जानवर की मदद करनी होगी। वो तुरंत उस लड़की के पीछे भागता है, लेकिन वो लड़का एक दूसरे रास्ते पर मुड़ गया था। पर जब माहिरू वहाँ पर मुड़ता है तो वो देखता है कि वो लड़का उसी का इंतजार कर रहा है। वो यहाँ पर माहिरू से पूछता है कि माहिरू एक एंजल है या एक डीमन। माहिरू ये चीज समझ में नहीं आती, जिसके बाद वो लड़का अचानक से एक वहाँ स्पिरिचुअल मिस्टीरियस पियानो समन करता है और उसे बजाने लगता है। उसमें से निकलने वाली वेव्स को सुनने के बाद कुरु अभी खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसे अपनी पूरी बॉडी वेव सी लग रही थी। ये देखते हुए वो लड़का कहता है कि तुम एक डीमन हो, और इतना सुनकर वो कुरु पर हमला करते हुए उसे ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। वो उसे बार बार किक कर रहा था। अब माहिरू भी अपनी
जादुई झाड़ू निकालता है और उसके पीछे वह ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसके बाद वो सामने वाली बिल्डिंग की टेरेस पर आ चुके थे, जहाँ पर माहिरू कहता है कि आखिर तुम मेरे सर्वैम्पी को क्यों मार रहे हो और तुमने इस बेचारे से जानवर को क्यों कैद कर रखा है और इसके बाद इसे आजाद कर दो। ये सुनते हुए वो लड़का तुरंत ही उस हैजहॉग को वहाँ उस पिंजरे से बाहर निकाल देता है, लेकिन वो हैजहॉग असल में एक वैम्पायर था और असल में वैम्पायर ऑफ ग्रीड है। ग्रीड का मतलब लालच होता है। उसका नाम लॉ है। यहाँ पर लॉ अपने मास्टर का नाम बताता है, उसका नाम लिक है। माहिरू खुश था कि लिक एक सर्वैम्पी मास्टर है, इसका मतलब अब उन्हें और एक साथी मिल गया था आगे चलकर उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन इस पर लॉ कहता है कि वो गलत समझ रहे हैं, लिक उनका साथ नहीं देगा और वैसे भी उन्हें तो साथ की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अब वहाँ पर वो थोड़ी मिस्टीरियस बात करता है। वो कहता है कि माहिरू के साथ कुरू के होते हुए माहिरू को किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि कुरू ने उन 7 वैम्पायर में सबसे बड़ा है और साथ ही सबसे पावरफुल भी। अगर वो चाहे तो अकेले ही सभी को हरा सकता है। वैसे इसके बाद वो कुरू से कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम सबसे पहले मिले थे तो तुमने क्या किया था। अभी लॉ और कुरू एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। माहिरू सोचता है कि जरूर इनके बीच में पहले कुछ हुआ था। वैसे अब माहिरू लॉ से हेल्प मांगता है कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो क्या सुबह के अगेंस्ट लड़ने में उसकी मदद करेंगे, तो इस पर लॉ मना कर देता है। साथ ही माहिरू कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सबसे बड़े भाई का मास्टर इतना ज्यादा ऑर्डिनरी होगा और इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। बाद में माहिरू वापस लौटकर बताता है कि जिस अजीब लड़के के पीछे वो गया था वो असल में सर्वैम्पी ऑफ ग्रीड का मास्टर है और उन्हें उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। वैसे अगले ही पल वो वहाँ उस कॉन्सर्ट में आ गया था, क्योंकि उसे जानने को मिलता है कि लिक असल में यूरोप का एक बहुत ही फेमस पियानो बजाने वाला है। साथ ही उसके बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं। अभी वो जिस कॉन्सर्ट में गया था वहाँ पर भी उसे एंट्री नहीं मिल पा रही थी, लेकिन तभी एक काइंड हार्ट आर्टिस्ट वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि वो उसे दूसरे शो में लेकर जाएगा। माहिरू उसके साथ जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो अभी उसी आइस पैच वाले आदमी को देखता है जिसने उसे वो सूटकेस दिया था, जो कि बाद में ब्लास्ट कर गया था। माहिरू समझ जाता है कि जिस तरह से वो सूटकेस उसे दिया गया था उसे चोट पहुंचाने के लिए, वैसे ही शायद ये यहाँ सुबाकी के कहने पर आया होगा, जिससे कि ये लिक को रास्ते से हटा सके। माहिरू सीधा ही उस हॉल की तरफ भागता है जहाँ पर लिक का शो चल रहा था। वैसे वहाँ पर लिक अभी पियानो बजा रहा था, लेकिन तभी पूरी ऑडियंस खड़ी हो जाती है उस पर हमला करने के लिए, क्योंकि वो सभी सुबाकी के मीनियंस थे, यानी कि उसके साथी थे। लेकिन तभी लॉ आगे बढ़ता है और उन सभी से फाइट करते हुए उन सभी को अकेला हरा देता है। उस दौरान माहिरू की वहाँ एंट्री होती है। माहिरू देखकर हैरान था कि एक वैम्पायर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वैसे अभी लॉ कह रहा था कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए, वो ऐसा लिक से कह रहा था, लेकिन तभी लॉ आगे बढ़ता है और उन सभी से फाइट करते हुए उन सभी को अकेला हरा देता है। माहिरू को अभी लिक की चिंता हो रही थी, पर लॉ बताता है कि वैम्पायर्स के जो मास्टर्स होते हैं वो भी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे वो माहिरू से ये भी कहता है कि उसे शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुरू भी चाहे तो ये सब कर सकता है। पर माहिरू को यकीन नहीं था। वो कहता है कि कुरू अकेले इतने लोगों को कैसे मार सकता है। पर तभी अचानक से लॉ माहिरू को किक करते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है, लेकिन इतने में ही कुरू वहाँ माहिरू के पीछे आ गया था और उसने उसे चोट लगने से बचा लिया था। इस वजह से लॉ हंसता है और बाद में माहिरू 7 वैम्पायर्स के बारे में बताता है। वो सातों ही बहुत खुशी से रह रहे हैं, लेकिन एक दिन उन्हें एक लेटर मिला जो कि C3 ग्रुप से आया हुआ था। उसमें सभी के सैक्रिफाइस पर्सन को खत्म करने के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन इस पर सभी का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। गल्टोनी और वेल्थ ने फैसला किया कि ये चीज गलत है और वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वही प्राइड, एनवी और लस्ट, इन तीनों को ही कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उसे सस्पिशियस पर्सन को खत्म करने के लिए। लेकिन अब 3-3 डिसीजन होने के बाद ये चीज तय हो चुकी थी कि इसलिए अब वो अपने सबसे बड़े यानी कि स्लॉथ से पूछने जाते हैं। लेकिन अब कुरू ने क्या डिसीजन लिया ये चीज वो बताएगा। इसके पहले ही वहाँ कुरू के अंदर से एक डार्क एनर्जी निकलने लगी थी, क्योंकि कुरू को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस पर लॉ हंसता है और कहता है कि कुरू अपने मास्टर से ये चीज छुपाना चाहता है कि उसने पास्ट में क्या गलती की है। तभी कुरू उस पर हमला कर देता है और उन दोनों भाइयों की वहाँ स्टेज पर फाइट होने लगती है। माहिरू अब लड़ाई रुकवाना चाहता था, लेकिन इतने में ही लिक वहाँ आगे आता है और दोनों की लड़ाई रुकवाता है। पहले वो लॉ करते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है और इसके बाद माहिरू से उसकी जादुई झाड़ू लेते हुए उसे मोड़ता है और कुरू की तरफ फेंकता है, जिससे कुरू वहाँ दीवार में चिपक गया था। साथ ही वो कहता है कि अब तुम्हें लड़ना छोड़कर मेरे म्यूजिक पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद वो फिर से अपने पियानो पर बैठता है और एक सैड म्यूजिक बजाने लगता है। उसमें म्यूजिक में एक खासियत है कि उसे सुनने वाला खुद के इमोशंस को रोक नहीं पाता। ये सैड म्यूजिक था, इस वजह से सभी को अपने सैड मोमेंट्स याद आ रहे थे। रो तो सभी रहे थे। वैसे माहिरू भी अभी अपनी मदर के टाइम को याद कर रहा था। जब वो छोटा था तब वो अपनी मदर के साथ ही अपना पूरा टाइम स्पेंड करता था। दूसरी तरफ वहाँ लॉ अभी एक ऐसे पर्सन को याद कर रहा था जिसे वो बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था। वैसे वहाँ कुरू की हालत और ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसे वो मेमोरीज याद आ रही थी जो कि अभी तक उसने सप्रेस कर रखी थी। उन्हें याद करते हुए वो बेहोश तक हो जाता है। वैसे लॉ से अब रहा
रहा नहीं जाता। इसी वजह से वो लिक पर हमला कर रहा था, लेकिन लिक उसके हमले को रोक लेता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। पर उसी दौरान वहाँ पर उसी आदमी की एंट्री होती है जो कि माहिरू को अभी कुछ देर पहले मिला था। वो यहाँ पर आता है और बहुत ही आसानी से लिक और लॉ की इस लड़ाई को रुकवा देता है। वैसे अब माहिरू को कुरू के बारे में याद आता है। वो कुरू की तरफ भागता है, लेकिन कुरू बेहोश था। उसी दौरान उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये सुबाकी की एक मिनियन यानी कि उसके साथी की आवाज थी। वो एक लड़की थी और उसकी एज भी कम थी। हालांकि लॉ के अटैक के बाद सभी मारे गए थे, लेकिन बस वो बच गई थी। अब इसलिए लॉ यहाँ पर आगे बढ़कर उसे भी मारने वाला था, लेकिन माहिरू आगे आता है और उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये हमसे नहीं लड़ सकती, और वैसे भी अगर कोई हमसे नहीं लड़ना चाहता तो हमें उस पर हमला नहीं करना चाहिए। लॉ बात मान लेता है, लेकिन वो कहता है कि वो भी कमजोर को मारना नहीं चाहता क्योंकि इसमें कोई मजा नहीं है। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया था। अब यहाँ पर वो आदमी जिसने अभी अभी लॉ और लिक की लड़ाई को रुकवाया था, वो अपना नाम क्रैन बताता है और कहता है कि वो लिक का मैनेजर है। वैसे अब उन्होंने वो सुबाकी के साथी को छोड़ दिया था, लेकिन माहिरू फैसला करता है कि वो उसे अपने दोस्त से मिलवाएगा, जिस पर ना जाने क्यों पर वो लड़की भी खुश था। वैसे अब हम देखते हैं कि अभी लॉ मोबाइल पर हमारे वीडियोस देख रहा था, तभी अचानक से उसके पीछे सुबाकी आ जाता है, जो कि खुश तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अगले सीन में हम माहिरू को देखते हैं जो कि सुबाकी के मिनियन को यानी कि साथी को वहाँ अपने दोस्त से मिलवाने के लिए लाया था। यहाँ पर अभी वो सोच रहे थे कि क्या वो इसे टॉर्चर करके इससे पता लगाएं कि सुबाकी कहाँ पर है, लेकिन माहिरू उन्हें ऐसा करने से मना करता है। पहले चीज तो ये ऐसा करना गलत है, लेकिन माहिरू के हिसाब से उन्हें इस लड़की को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि सुबाकी खुद इसे ढूंढते हुए यहाँ आया होगा। वो कहते हैं कि क्या सच में वो यहाँ पर आएगा, जिस पर माहिरू कहता है कि पहली बार भी जब वो आया था तो बेलकाई को बचाने के लिए ही आया था। और दूसरी चीज ये कि माहिरू ने साकुयाक से जितना सुना है उसके हिसाब से देखा जाए तो सुबाकी कोई बुरा वैम्पायर नहीं है। वैसे इस बारे में माहिरू कुरू से भी बात करता है, लेकिन कुरू इस टॉपिक पर बात करने को तैयार नहीं था। वो वहाँ से जाने लगा था। रास्ते में माहिरू को कुरू का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है। वो सोचता है कि जब लॉ ने C3 के उस लेटर के बारे में बताया तब से कुरू का बिहेवियर बहुत अलग है और अजीब सा है। माहिरू पूछता है कि तुमने तब क्या डिसीजन लिया था, क्या तुमने उस पर्सन को मारने के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन जब माहिरू कुरू की तरफ देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि कुरू बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। वैसे माहिरू जानता था कि वो उसे कुछ नहीं बताना चाहता, इसी वजह से माहिरू फिर से उससे नहीं छुपाता। बस वो उससे कहता है कि तुम पहले जैसे नॉर्मल हो जाओ। जब कुरू नॉर्मल हो जाता है तो वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद माहिरू अभी सुबाकी की मिनियन के साथ बैठा हुआ था। वैसे उसका नाम ललिका है। वो यहाँ पर माहिरू से पूछ रही थी कि आखिर उससे इतना काइंडली ट्रीट क्यों कर रहा है, जबकि वो तो उसकी दुश्मन की दोस्त है। लेकिन इस पर माहिरू कहता है कि सुबाकी को वो अपना दुश्मन नहीं मानता, सुबाकी को बस वो पर्सन मानता है जिसे वो ठीक करना चाहता है, और वो जो कर रहा है उसे वो करने से रोकना चाहता है। अब यहाँ बातों ही बातों में ललिका माहिरू को सुबाकी के सबसे पावरफुल मिनियन के बारे में बताती है। हमें उसके बारे में अभी नहीं बताया जाता, हम उससे कुछ देर बाद मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी सुबह हो चुकी थी। माहिरू उठता है और कुरू को एक कोने में सोता हुआ देखता है। वो बिल्कुल अंधेरे में सो रहा था। माहिरू उसके बाद अब बाहर आ गया था। तभी उसे लिक के मैनेजर की तरफ से एक कॉल आता है। वो यहाँ पर माहिरू को बताता है कि लॉ कल रात से मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से लिक कमजोर होता जा रहा है। माहिरू कहता है कि अगर उसे लॉ के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर बताएगा। दूसरी तरफ हम वहाँ लिक को देखते हैं। वो अभी लॉ को ही ढूंढने के लिए निकला था। वो सोच रहा था कि उसके रिकवर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लॉ। लेकिन अब वो आगे बढ़ते हुए उसे एक आदमी मिलता है जिसके बाल लाल थे। लिक उसे देखते ही समझ जाता है कि ये आदमी खतरनाक है। अब वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो देर कर देता है। वैसे ये आदमी हैजन है, और हैजन असल में सुबाकी का राइट हैंड है और उसका सबसे पावरफुल मिनियन है। यहाँ पर हैजन लिक को बताता है कि लॉ असल में सुबाकी के कंट्रोल में है, उसने उसे हरा दिया है। इस पर लिक कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस हैजन को हराना था। उनमें फाइट शुरू होती है, लेकिन हैगन को हराना नामुमकिन था। यहाँ पर हैगन के जो अटैक थे जो कि अभी लिक को इंसर्ट कर रहे थे, उसके बाद हैगन जब चुटकी बजाता है लिक के वो घाव जलने लगते हैं, और तभी हैगन ने एक फायर टोर्नेडो क्रिएट कर लिया था। इस टोर्नेडो को बहुत ही दूर से देखा जा सकता था, इसलिए माहिरू ने उसे देख लिया था। वो तुरंत ही कुरू से कहता है कि हमें वहाँ से जाना होगा। वैसे अब वहाँ पहुँचने के बाद माहिरू हैगन और लिक को देखता है। लिक अभी हैगन को हराने ही वाला था, लेकिन माहिरू पहले ही उसे रोक देता है। बाद में माहिरू को ये बात पता चलती है कि हैगन असल में हैगन है, यानी कि वो सुबाकी का साथी है। माहिरू समझ गया था कि वो लड़े बिना इसे नहीं रोक सकता, इसलिए वो कुरू से कहता है कि वो तैयार हो जाए। कुरू अपने वैम्पायर फॉर्म में आता है, लेकिन जब वो हमला करने वाले थे तभी अचानक से उनके बीच का वो कनेक्शन यानी कि जो चेन उन्हें कनेक्ट कर रही थी वो टूट जाती है और कुरू के अंदर की डार्कनेस उसके ऊपर हावी होने लगती है, जिसके बाद अचानक से उसकी बॉडी मेल्ट हो जाती है और वो एक क्रिस्टल ग्लास वॉल में बदल जाता है। अभी हैगन भी ये देखकर हैरान था, लेकिन फिर वो माहिरू की तरफ बढ़ता है। माहिरू उसे रोकने के लिए अब अपनी जादुई झाड़ू को बाहर निकालता है, पर वो झाड़ू भी अचानक से उस बॉल के अंदर चली गई थी। माहिरू कुछ नहीं
नहीं कर सकता था। लेकिन इतने में ही वहाँ लिक अपनी पियानो की को समन कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी फाइट मुझसे है। ये देखकर हैगन भी एक्साइटेड था, वो भी अपनी असली पावर दिखाते हुए वहाँ चारों तरफ आग लगा देता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान हैगन उन पियानो की से बचने की कोशिश कर रहा था। इधर माहिरू खुद को यूजलेस महसूस कर रहा था क्योंकि वो मदर के लिए आया था, लेकिन अब वो लिक के ऊपर ही बर्डन बन गया है। लेकिन तभी लिक कहता है कि वो जो करने आया है वो भी कर सकता है, उसे दूसरों की पावर की जरूरत नहीं। लेकिन इतने में ही लिक हार गया था। अब हैगन उसे उठाकर ले जाने लगा था, लेकिन माहिरू हिम्मत कर उसे रोकता है, पर हैगन उसके सर पर मारता है, जिससे माहिरू बेहोश हो चुका था। और फिर हैगन वहाँ से चला जाता है। अब माहिरू को होश आता है तो वहाँ पर मुसानो और तेत्सु थे, साथ ही लेलिका भी वहीं पर खड़ी हुई थी। वैसे माहिरू उनसे माफी मांगता है और बताता है कि कुरू ने उससे कहा था कि वो बैकअप लेकर जाए, उसने गलती कर दी और अकेला आ गया। और जब वो उस बॉल के बारे में भी बताता है, लेकिन वो बाकी वैम्पायर्स अभी उस बॉल के अंदर से कुरू की एनर्जी को फील कर पा रहे थे। वैसे यहाँ पर मुसानो कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि उन्हें यहाँ से एक फोन मिला है जिससे कवर पर बेलकाई की तरफ से की चेन लगा हुआ है। वो समझ चुके थे कि ये फोन जरूर सुबाकी के किसी आदमी का होगा। तभी उन फोन आता है और ये सुबाकी का ही था। वो बताता है कि ये फोन हैगन का है, उसे अब ये फोन वापस चाहिए। लेकिन मुसानो कहता है कि हम तुम्हें ये फोन वापस दे देंगे, लेकिन इसके बदले लॉ और लिक को तुम्हें छोड़ना होगा। सुबाकी कहता है कि ये कोई आईफोन थोड़ी है कि मैं इसके बदले तुम्हें इतनी बड़ी डील करूंगा। पर मुसानो कहता है कि उनके पास उसका एक और मिनियन है। वो लेलिका की बात कर रहा था। वो कहता है कि तुम लिक और लॉ को छोड़ दो, हम इन दोनों को वापस लौटा देंगे। लेकिन सुबाकी इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और फोन काट देता है। बाद में ये लोग मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इन्हें रात को लिक और लॉ को ढूंढने के लिए जाना होगा। हालांकि मुसानो माहिरू को नहीं ले जाता, क्योंकि माहिरू के साथ अभी कुरू नहीं है। इसका मतलब वो सच में एक यूजलेस पर्सन है, वो उन पर सिर्फ बर्डन बनेगा। अब जब वो वहाँ से चले गए थे तो माहिरू उस क्रिस्टल ग्लास बॉल की तरफ देखते हुए रो रहा था और कह रहा था कि मैं सच में बहुत कमजोर हूँ, मुझे भी लिक की तरह स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो बिना अपने सर्वैम्पी के हैजन से फाइट कर रहा था। अब उसे रोता देख अचानक से उस क्रिस्टल बॉल में कुरू अपीयर होता है। वैसे माहिरू ये देखकर हैरान था, पर कुरू को भी नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आ गया। उसे इतना पता कि वो यहाँ पर रिकवर कर रहा है। माहिरू कहता है कि वो किसी भी तरह से उसे बाहर निकाल कर रहेगा, लेकिन कुरू कहता है कि मुझे बाहर नहीं आना, बाहर वैसे भी उसे अच्छा नहीं लगता। अब माहिरू ये बात तेत्सु और मुसानो को बताता है। तेत्सु तो एक आरी लेकर आ गया था उस बॉल को काटने के लिए, लेकिन माहिरू उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये गलत बात है। कुरू को लगता है कि उसका मास्टर समझदार है, लेकिन माहिरू कहता है कि मैं इसका मास्टर हूँ, इसलिए मैं इस बॉल को काटूंगा। हालांकि बाद में इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनमें लड़ाई के लिए क्रेन आ गया था। वो इस वक्त अपने वॉल मास्कोट को भी साथ लेकर आया था, जिससे हम पहले मिल चुके हैं। यहाँ पर अभी क्रेन इस बात से थोड़ा दुखी था कि लिक और लो दोनों ही सुबाकी के आदमी से किडनैप हो चुके हैं। माहिरू माफी मांगता है क्योंकि वो मदद नहीं कर पाया, बल्कि उसने प्रॉब्लम ही और खड़ी कर दी। लेकिन इसके बाद क्रेन डिसाइड करता है कि वो अब इनका रेस्क्यू मिशन में साथ देगा और हॉल मॉस्किटो भी ताकतवर है, ऐसा वही कहता है। साथ ही वो एक लिक्विड भी लेकर आया था जो कि वैम्पायर की पावर को स्लो करता है। इस चीज का वो टेस्ट कर भी देखता है। वो लिक्विड काम का था। वो बताता है कि ये लिक्विड उसे सर्वैम्पी ऑफ एनवी के मास्टर से मिला है। माहिरू कहता है कि हमें उससे मदद लेनी चाहिए, पर तभी मुसानो मना कर देता है। उसकी उस लीडर के साथ कुछ बात नहीं है और वो दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हालांकि बाद में सुनो मुसानो से पूछता है कि वो अभी के लिए मान जाए, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो छोटी बातों को याद रखे। अब इसके बाद माहिरू ट्रेन में बैठकर निकल चुका था उससे मिलने के लिए। रास्ते में ट्रेन के अंदर उसे सुबाकी मिलता है। वो उससे कह रहा था कि तुम कैसे मास्टर हो जो अपने सर्वैम्पी को नहीं बचा पाए। इतना कहते हुए सुबाकी के अंदर से कुछ डार्क ऑरा निकलता है। माहिरू तो तुरंत उस ट्रेन से कूद जाता है, लेकिन ये सब सिर्फ उसका एक इल्यूजन था। वो सोचता है कि शायद सुबाकी भी वहीं जा रहा है जहाँ मैं जा रहा था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागता है और जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँचता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसकी सबसे पहले मुलाकात एक पागल साइंटिस्ट से होती है। माहिरू को बहुत अजीब लगता है, लेकिन अब माहिरू उससे एक एंटिक डीलर के बारे में पूछता है। अभी पहले माहिरू अपना नाम भी बताता है, लेकिन उस साइंटिस्ट को उसका नाम याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बाद में उसने माहिरू के सर पर ही उसका नाम लिख दिया था, जिससे उसे याद रहे। अब इनके बीच में इसी तरह से कुछ फालतू बातें होती हैं और उसके बाद वहाँ पर उस एंटिक डीलर की एंट्री होती है। वो यहाँ अपना नाम मीको बताता है और वो बताता है कि वो मुसानो का भाई है। वो माहिरू को थैंक्स कह रहा था कि उसने मुसानो के साथ दोस्ती, क्योंकि मुसानो किसी से दोस्ती नहीं करता। ये सुनकर ही वो थोड़ा सा हैरान हो गया था। वैसे बाद में अब वो उसे कुरू के बारे में बताता है, जिसके बाद वो पागल साइंटिस्ट, उसका नाम जॉन है, वो माहिरू को यहाँ पर अपनी लैब में लेकर आता है, जहाँ पर वो बताता है कि वो कुरू का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम अभी तक उन्होंने कभी झेली नहीं। वैसे मीको माहिरू से पूछता है कि तुम कुरू को आजाद क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि उसकी मदद से इस बार तुम सुबाकी को ब्रेक कर दोगे? माहिरू पूछता है कि ब्रेक का मतलब क्या होता है? तुम डायरेक्ट कह सकते हो कि मैं उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन इस पर मीको कहता है कि नहीं, वैम्पायर
वैम्पायर्स को मारा नहीं जा सकता, वैम्पायर्स को सिर्फ ब्रेक किया जा सकता है, वो भी तब जब हम उसकी मास्टर की तरफ से दिया हुआ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दे। माहिरो को याद आता है कि उसने शुरुआत में कुरू को एक बेल दी थी। हालांकि वो कहता है कि मैं इस चीज का जवाब लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि इसे ठीक कैसे करूँ। जिस पर मीको और जॉन कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। हालांकि फिर जॉन एक लिक्विड देता है जो कि चाय थी। वो माहिरो से उसे पीने को कहता है और माहिरो पी लेता है। अब बाद में जॉन बताता है कि ये लिक्विड उसे कुरू के माइंड को मास्टर करने में मदद करेगा। लेकिन अब पीने के कुछ ही सेकंड बाद माहिरो अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो डार्कनेस के अंदर गिरते जा रहा था और उसे वहाँ सिर्फ कुरू की वो बेल दिखाई देती है जो कि खुद माहिरो ने उसे दी थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यहाँ मुसानो और बाकी सभी को देखते हैं। वो प्लानिंग कर रहे थे कि उन्हें लॉ और लिक को कैसे बचाना है। उन्हें ये चीज पता चल गई थी कि अभी सुबह की कहाँ पर है। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में है। इन्हें पता था कि लॉ और लिक उसके साथ ही होंगे, लेकिन वो कभी भी उन दोनों को साथ नहीं रखेगा क्योंकि इससे उन दोनों की पावर बढ़ेगी। उसने जरूर बिल्डिंग के ऊपर लॉ को छुपाया होगा और नीचे लिक को। इसलिए अभी ये प्लानिंग करते हैं कि इन्हें भेस बदल कर उस बिल्डिंग में जाना होगा। वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर क्रेन अभी एक बहुत ही अमीर इंसान बना था। वो किसी तरह से सुबाकी के रूम का कार्ड कॉपी करवा लेता है जिससे वो गेट ओपन कर सकते हैं बिना सुबाकी को पता लगे। इसके बाद हम वहाँ मुसानो को देखते हैं जो कि अभी नीचे वाले फ्लोर पर जा रहा था, लेकिन तभी लिफ्ट के अंदर उसकी मुलाकात साकुया से होती है। साकुया ने उसे पहचान लिया था और साकुया मुसानो को पता लगे बिना बेसमेंट का बटन दबा देता है। जिसके बाद वो एलिवेटर सीधा बेसमेंट में जाती है जहाँ पर मुसानो ने स्नो को बुला लिया था, लेकिन स्नो इस तरह की फाइट में अच्छा नहीं है। वैसे वहाँ बेसमेंट के अंदर पहुँचने के बाद मुसानो देखता है कि बेसमेंट पूरी तरह से खाली है। इसका मतलब लॉ यहाँ पर नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ हम तेत्सु को देखते हैं जो कि अपने कॉफिन के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ पर सुबाकी के सारे साथी पहले से तैयार थे उसे रोकने के लिए। इसके बाद हमें सुबाकी को दिखाया जाता है। वो जब आगे बढ़ रहा था तो उसकी मुलाकात वो हॉल मास्कोट से होती है, लेकिन वो हॉल मास्कोट इस वक्त अपने बहुत सारे साथियों के साथ आया था। सुबाकी को लगता नहीं है कि ये इतने पावरफुल होंगे। उसे तो पहले ये लग रहा था कि शायद हॉल की कॉस्ट्यूम में कुछ ह्यूमंस छुपे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो भी ताकतवर थे। वैसे अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में सुबाकी को कॉल लगाकर यहाँ पर बुलाया गया था और बाकी वो लोग इसलिए वहाँ पर गए थे जिससे कि सुबाकी जब यहाँ आए तो उस दौरान वो लॉ और लिक को छोड़ सके। अब यहाँ पर सुबाकी वो चाबी भी लेकर आया था जो कि उस रूम की है जिस रूम के अंदर लिक और लॉ कैद है। वो हॉल मास्कोट से कहते हैं कि वो चाबी उसे दे दे, लेकिन सुबाकी पूछता है कि आखिर उसकी वो मिनियन यानी कि लेल्का कहाँ पर है। इस पर वो हॉल मास्कोट जवाब देता है कि वो उनके साथ है, यहीं पर है। ये सुनते हुए सुबाकी ने चाबी वापस रख ली थी। वो कहता है कि ठीक है और इसके बाद अब वो उन हॉल मास्कोट की कॉस्ट्यूम को चेक करने लगता है, उन्हें डोज करते हुए जिससे कि पता लग सके कि वो किस कॉस्ट्यूम में है। हालांकि वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता, लेकिन वो कहता है कि अभी उसके पास बहुत टाइम है, वो आराम से लेल्का का पता लगा लेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें माहिरो को देखते हैं। वो अभी एक अजीब सी जगह पर आ गया था जहाँ पर वो उसी कैट से मिलता है जिसने उसे वो वेपन यानी कि जादुई झाड़ू दी थी। यहाँ वो कुरू के बारे में पूछता है, लेकिन वो कैट कहती है कि कुरू उससे नहीं मिलना चाहता। हालांकि माहिरो को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। तभी माहिरो को अपनी बेल की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करता है, लेकिन वो वापस जमीन के नीचे आ रहा था। माहिरो जमीन खोदता है तो वहाँ पर एक पानी का रास्ता था। माहिरो तुरंत ही वहाँ से आ जाता है और एक रूम में पहुँच जाता है। अब जैसे ही वहाँ का दरवाजा ओपन होता है तो माहिरो कुरू की एक मेमोरी को देखता है। ये वो दिन था जब सातों सब एमपी मिले थे। वो बात कर रहे थे कि उन्हें जो C3 के तरफ से असाइनमेंट मिला है उस खास पर्सन को मारने के लिए क्या उसे मारना चाहिए। अब हमें पता चलता है कि ये आदमी असल में वही है जिसने इन सातों सर्वैम्पी को क्रिएट किया है। अब यहाँ पर 3 सर्वैम्पी का कहना था कि उसे मार देना चाहिए क्योंकि वो लोग इस तरह के सर्वैम्पी बनकर नहीं रहना चाहते और उन्हें जबरदस्ती इस तरह से सर्वैम्पी बना दिया गया। बाकी तीनों का मानना था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जिसने उन्हें बनाया है वो एक तरह से उनके पेरेंट्स ही हैं। वैसे वो कुरू से पूछते हैं तो कुरू का क्या फैसला है कि वो उस पर्सन को खुद जाकर मारेगा या लॉ से मारे, लेकिन कुरू उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता और कुरू वहाँ से निकल जाता है। माहिरो भी उसके पीछे आ गया था, लेकिन जब कुरू उस आदमी को खत्म कर रहा था तो कुरू ये चीज माहिरो को नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए माहिरो के सामने अचानक से वो डार्क वाइन्स आ जाती है जो कि उसे ये देखने से रोक रही थी। बाद में हमें पता चलता है कि वैसे तो सभी ने कुरू को माफ कर दिया था, लेकिन लॉ ने कुरू को माफ नहीं किया था। लेकिन कुरू इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ से चला जाता है। अभी वो क्रीपी कैट वापस से माहिरो के पास आती है और उससे कहती है कि क्या वो कुरू की बाकी मेमोरीज को भी देखना चाहता है। इसके लिए वो उसे एक रूम में लेकर आते हैं जहाँ पर ब्लॉक लगे हुए थे जिसमें कुरू की सारी मेमोरीज हैं। वो यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पावरफुल वेपन दे सकती हूँ इन बॉक्स को ओपन करने के लिए, लेकिन कुरू तो माहिरो को वो मेमोरीज दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन माहिरो मना कर देता है। वो आगे बढ़कर एक बॉक्स को लॉक करता है जिसके बाद वहाँ पर एक गेट अपीयर होता है। वो उस गेट के अंदर आता है और वहाँ कुरू
कुरू से मिलता है। कुरू उससे कह रहा था कि उसने जो किया वो सब गलत था। मायरू कहता है कि हाँ वो गलत था। मायरू उससे समझाता है कि अगर तुमने कुछ किया है और तुम्हें इतने टाइम तक लग रहा है कि क्या वो गलत हो सकता है, इसका मतलब वो जरूर गलत था। लेकिन मायरू उसे ये भी कहता है कि वो जो कुछ भी किया था वो तुम्हारा पास था और अगर हमें उससे लड़ना है तो इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ये टाइम इस तरह से मुंह लटका कर बैठने का नहीं है। हमारे पास अभी और भी जरूरी काम है जो कि अगर हमने अभी पूरे नहीं किए तो बाद में तुम उस चीज का भी पछतावा करोगे। इस चीज से कुरू अब समझ गया था और उसके आसपास की डार्कनेस हट जाती है और वो वापस से अपने कैट फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी लो और लिक को चेन से बांध रखा था और वो दोनों अलग अलग रूम में थे, लेकिन ये दोनों रूम एक दूसरे रूम से कनेक्ट है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की बात सुन पा रहे थे। लो यहाँ से जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो लिक से कहता है कि तुम यहीं पर मरोगे, लेकिन लिक कहता है कि वो नहीं मरने वाला क्योंकि उसे अपने ड्रीम पर पूरा भरोसा है। साथ ही वो लो को इडियट कहता है क्योंकि उसका कोई ड्रीम नहीं है, लेकिन लो कहता है कि वो एक नॉर्मल पर्सन है। नॉर्मल पर्सन के ड्रीम नहीं होते, लेकिन इतने में ही लिक उस दीवार को तोड़कर उधर बाहर आ जाता है। साथ ही वो कहता है कि अगर की लगता है तुम कमजोर हो गए और मुझसे नहीं लड़ सकते, लेकिन इसके बाद लो ने भी अपनी उन चेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो लिक के साथ फाइट करने लगा था। फाइट के दौरान अभी लिक को चोट लगती है। लो कहता है कि तुम अब मारे जाओगे, लेकिन लिक कहता है कि वो नहीं मरने वाला और वो तुरंत ही अपने पियानो को समन कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे पर बहुत ही खतरनाक हमला कर रहे थे। इस दौरान लो कहता है कि अगर हम दोनों में से कोई मारा भी गया तो इस चीज का पता किसी को भी नहीं चलेगा। पर लिक कहता है कि ऐसा नहीं है, वो तुम हो जो मारे जाओगे तो किसी को तो पता नहीं चलेगा क्योंकि तुमने कभी कोई ड्रीम देखा ही नहीं और किसी को अपना माना ही नहीं, इसलिए तुम्हें भी कोई अपना नहीं मानता। लेकिन अब जब लिक हमला कर रहा था तो लो अचानक से अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ से लो की पूरी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि वो असल में एक प्रिंसेस जिसका नाम फीलिया था उसका सर्वेंट हुआ करता था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और लो तब बहुत ही ज्यादा खुश था। हालांकि जो फीलिया का किंगडम है उसकी लड़ाई एक दूसरे किंगडम से चल रही थी। इस लड़ाई को रुकवाने के लिए और पीस क्रिएट करने के लिए फीलिया की शादी उस दूसरे किंगडम के प्रिंस से तय की गई। फीलिया ये बात लो को बताता है। लो कहता है कि लेकिन ये तो गलत है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। पर फीलिया कहती है कि किंगडम की शांति के लिए उसे ऐसा करना होगा। लो को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में शादी होती है, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर से उन दोनों किंगडम के बीच में बात बिगड़ने लगती है और लो कुछ नोबल्स को बात करते हुए सुनता है कि उन्हें फीलिया को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि शायद वो एक जासूस है जो कि दूसरे किंगडम से इस किंगडम में आई है। ये बात लो जाकर फीलिया को बताता है, लेकिन फीलिया कहती है कि अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो खुद को सैक्रिफाइस करेगी जिससे कि दोनों किंगडम में शांति बनी रहे। ये सुनकर लो हैरान था, लेकिन वो फीलिया के डिसीजन के सामने खुद का डिसीजन नहीं रख पाता। बाद में फीलिया को एग्जीक्यूट किया जाता है वहाँ दोनों किंगडम के सभी लोगों के सामने। फीलिया के आखिरी वर्ड क्या है कि वो तो आज ही मरने वाली है, लेकिन वो चाहती है कि ये लोग हमेशा पीस बना के रखें। अब उसकी ये बात सभी सुन रहे थे, इसलिए जब फीलिया मारी जाती है तो उसका एक स्टैचू बनवाया जाता है। इसके बाद कई सालों तक लो वहीं पर बैठा रहता है फीलिया की याद में। और वैसे फीलिया ने जो किया वो सही था और वो काम भी कर गया क्योंकि दोनों किंगडम में शांति बन चुकी थी। कई सालों तक कोई भी लड़ाई नहीं होती, लेकिन अब वो टाइम आ जाता है जब C3 की तरफ से इन लोगों को वो मिशन मिला। कुरू ने डिसाइड किया था कि वो जाकर उस पर्सन को मार देगा, लेकिन वो पर्सन शायद इन्हीं दोनों किंगडम में कहीं रहता है क्योंकि वो यहीं आया था। बाद में जब लो इस तरफ आता है तो वो सिर्फ तबाह हुई जगह देख उसके सामने अभी फीलिया का वो स्टैचू भी था जिसमें उसकी गर्दन नहीं थी और कुछ ही देर में वो स्टैचू भी टूट कर नीचे गिर गया था। इसके बाद लो बहुत दुखी हो गया था। उसने सपने देखना छोड़ दिया था कि वो जानता था कि कोई भी वो ड्रीम देखेगा तो वो पूरा नहीं होने वाला। अब यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है, लेकिन लिक को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि इसमें तो एंडिंग ही नहीं थी। बाद में वो पियानो लेकर बैठ जाता है। लो से मना करता है क्योंकि वो हमेशा सैड सॉन्ग बजाता है, लेकिन लिक कहता है कि ये सैड सॉन्ग नहीं है, हालांकि वो बजाता सैड सॉन्ग ही है। ये देखकर लो रोने लगता है, पर इस गाने के साथ साथ लिक उसे बता रहा था कि इस चीज में गलती लो की ही है। बाद में लो समझाता है कि सच में उसने गलत किया। अगर वो चाहता तो फीलिया को इस गलत डिसीजन को लेने से रोक सकता था और वो मिलकर ये चीज सोच सकते थे कि दोनों के किंगडम के बीच शांति कैसे क्रिएट की जा सकती है। दूसरी चीज ये कि जब कुरू ने पूरे दोनों राज्यों को खत्म कर दिया तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो सिर्फ एक पर्सन को मारने के लिए आया था। तो अब लो डिसाइड करता है कि वो इस बारे में कुरू से बात करेगा और उससे पूछेगा और अब ली ने उसे अपनी गलती बताई। इसी वजह से उन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है और फिर वो दीवार तोड़कर वहाँ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर हैगन आता है। लिक लॉ से कहता है कि वो भी यहाँ से जा सकता है क्योंकि लिक को अकेले हैगन को हराना है, लेकिन लॉ कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। अब वो दोनों ही साथ में मिलकर लड़ने के लिए तैयार थे। लड़ाई के दौरान पहले लिक हमला करता है, लेकिन हैगन उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डोज कर देता है। उसी दौरान लॉ घूमते हुए उस पर हमला कर रहा था, लेकिन हैगन ने उसके अटैक को भी रोक लिया था। हैगन वैसे तो बहुत फास्ट है, लेकिन अब यहाँ पर उसकी लड़ाई लॉ और लिक दोनों से ही होती है। यहाँ पर
लड़ते वक्त लॉ और लिक अपना एक स्पेल मूव यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी थी। दोनों के ही अटैक करने का स्टाइल अलग है। इस वजह से हैगन एकदम से खुद को ही संभाल पाता है और लिक की लात खाने के बाद वो सीधा वहाँ दीवार से जाकर टकराता है। हालांकि इससे उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन अब वो गुस्से में था और पूरी पावर इस्तेमाल करने का डिसाइड कर चुका था। वो यहाँ पर हमला करता है, जिस दौरान उसने लिक के गले पर एक कट लगा दिया था, लेकिन इस बार उसके घाव जलते नहीं। ये देखकर लिक हैरान था, पर बाद में हैगन उस ब्लड को पीता है और बताता है कि वो खुद एक वैम्पायर है और उसे भी दूसरे के ब्लड से पावर मिलती है। इसके बाद उसने एक बिल्डिंग में अपनी पूरी पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही तेज आग लगना शुरू हो जाती है। सीन चेंज होता है, हम वहाँ साकुया और मुसानो की फाइट देखते हैं, जिस दौरान साकुया ने नोटिस कर लिया था कि अभी स्नो के पास जो घोड़ी है वो वही है जो कि उसे मुसानो ने दी है। अगर वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे तो इससे मुसानो और स्नो का कनेक्शन टूट जाएगा और फिर वो दोनों ही उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वो तुरंत ही अपनी उंगली पर बाइट करता है और अपने ब्लड से एक वेपन तैयार करता है। वो एक तलवार थी। ये तलवार सुबाकी की दी हुई है। ये इतनी खास तलवार है कि अगर इससे किसी सर्वैम्पी को मारा जाए या फिर किसी भी वैम्पायर पर हमला किया जाए तो उसकी पावर कम हो जाएगी। हालांकि जब वो हमला कर रहा था तभी अचानक से वहाँ कोई फायरिंग करता है। ये मीको था। मीको अपने भाई को बचाने के लिए आया था। वो मुसानो से कहता है कि वो एक एलिवेटर से ऊपर की तरफ जाए, वो साकुया को संभाल लेगा। अब मुसानो अपने भाई की बात मान लेता है। वो यहाँ से चला गया था। अब अगले सीन में हम तेत्सु को देखते हैं, जो कि वहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर फाइट कर रहा था। तभी वहाँ पर मुसानो आता है। उसकी फाइट यहाँ पर बेलकाई से चल रही थी। अभी बेलकाई के साथ साथ वहाँ पर और भी कोई लोग थे जो कि बहुत पावरफुल थे। इस दौरान अचानक से वो यू गायब कर देते हैं। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी क्योंकि अब उनसे लड़ना मुश्किल है। लेकिन इतने में ही वहाँ थोड़ा सा अंधेरा छाने लगता है। हम देखते हैं कि एक बड़ा सा लायन बीस्ट अभी इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। वो उस बिल्डिंग जितना बड़ा था। बाद में हमें पता चलता है कि ये कुरू है। अभी तक वो आलसी था, इस वजह से वो अपनी असली पावर नहीं दिखाता। वो यहाँ पर आते हैं और बेलकाई और बाकियों को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। मायरू के पास अभी बहुत ही ज्यादा पावर आ चुकी थी। वैसे अगला मिशन उनका था लॉ और लिक को बचाने का, जो अभी नीचे हार चुके हैं। हम देखते हैं कि लॉ और लिक बहुत ही बुरी तरह से हार चुके हैं और नीचे पड़े हुए थे, लेकिन लिक ने हार नहीं मानी थी। भले ही वो खड़ा नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी वो हैगन से कह रहा था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तभी हैगन उसे कॉलर पकड़कर उठा लेता है, लेकिन उसी दौरान लिक उसके हाथ पर उसके ब्लड से कुछ ड्रॉ करता है और कहता है कि अभी लड़ाई खत्म होने वाली है। अचानक से हैगन अपनी बॉडी में से एक वाइब्रेशन फील करता है, जिसके बाद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और एक जगह पर खड़े भी नहीं हो पा रहा था। उसी दौरान लिक अपने पियानो को समन करता है और उसे प्ले करने लगता है, जिसके बाद अचानक से हैगन एक दूसरी जगह पर आ गया था जहाँ उसके सामने लॉ था। लॉ उससे फाइट करता है। वो अभी तलवार का यूज कर रहा था। हैगन उस तलवार को रोक लेता है, लेकिन वो तलवार कई सारे तलवार में बदल जाती है। अंत में हैगन हार चुका था, जिसके बाद लॉ और लिक वापस से नॉर्मल होते हैं और नीचे गिर जाते हैं। जिस दौरान वहाँ पर माहिरू पहुँचता है। लिक बताता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हैगन को हरा चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि हैगन सुबाकी का राइट हैंड मैन था। माहिरू ये देखकर बहुत हैरान था, लेकिन लिक इस हालत में नहीं था कि वो खड़ा भी हो पाए, इसलिए माहिरू उसकी मदद करता है। बाद में माहिरू बाकी दोस्त से मिलकर पूछता है लैलका कहाँ पर है, जिस पर तेत्सु बताता है कि उसने उसे एक उस कॉफिन के अंदर बंद कर लिया था जहाँ पर यू रहता था और सुबाकी को उन्होंने उस ऐसा बताया कि जैसे कि लैलका उन हॉल मास्कोट के अंदर है, इसलिए वो अभी तक उसे ही ढूंढ रहे होंगे। वैसे अभी यहाँ पर माहिरू कुरू से कहता है कि वो लॉ से माफी मांग ले, इससे उसका बर्डन हल्का हो जाएगा। असल में कुरू को भी हमेशा से यही था कि लू उससे नाराज है, इसी वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेस रहता था। वो लू से माफी मांगता है और लू भी उससे माफ कर देता है। अभी लू भी खुश था क्योंकि वो अभी तक दुखी इसी वजह से था क्योंकि उसके बड़े भाई ने ऐसा किया। हालांकि इसी खुशी को इंटरप्ट करने के लिए लैलका वहाँ पर भागते हुए आती है और लॉ का वो पेंडेंट छीन लेती है जो कि उसे लिक ने दिया था। माहिरू को याद आता है कि अगर इस पेंडेंट को तोड़ दिया जाए तो लिक और लॉ अलग हो जाएंगे। माहिरू उसे रोकता है, लेकिन लैलका कहती है कि नहीं, भले ही माहिरू ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया हो, लेकिन उसे अपने साथियों की मौत का बदला लेना है। अब तभी वहाँ पर सुबाकी आता है। लैलका उसे वो पेंडेंट देती है और वहाँ से हट जाती है। यहाँ पर वो लोग सुबाकी से पूछते हैं कि आखिर यू कहाँ पर है, जिस पर सुबाकी बताता है कि बेलकाई ने उसे गायब कर सीधा उस जंगल में पहुँचा दिया था जहाँ पर सुबाकी को फोन लगाकर आने को कहा गया था और सुबाकी ने यू को खत्म कर दिया। माहिरू पूछता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो, जिस पर सुबाकी कहता है कि वो सिर्फ अपनी टीचर को इम्प्रेस करना चाहता है। ये सब दिक्कत है सॉल्व कर। वैसे लिक यहाँ पर सुबाकी पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी लॉ उसे रोक देता है और कहता है कि वो अभी इस हालत में नहीं है कि सुबाकी से लड़ पाए। साथ ही वो यहाँ पर कुरू से हेल्प मांगता है। कुरू हेल्प के लिए तैयार था। तभी सुबाकी माहिरू के ऊपर कुछ फ्लावर गिराता है। वो हमला कर रहा था। उसी दौरान वो उस पेंडेंट को हवा में उछालते हुए अपनी तलवार से हमला करता है। उस पेंडेंट पर एक स्लैश
स्लैश लगता है, जिसके बाद लॉ को भी उतना ही डैमेज पहुंचता है। सुबाकी फिर से हमला करने वाला था, लेकिन तभी कुरू उसे रोक देता। कुरू कहता है कि सच में वो लोग भाई हैं, क्योंकि एक वक्त पर कुरू भी इतना खतरनाक हुआ करता था। वो किसी को भी मारने के लिए तैयार था, लेकिन सुबाकी कहता है कि कुरू ने जिसे मारा वो उनके पेरेंट्स के साथ साथ सुबाकी का मास्टर भी था। वो यहाँ पर कुरू के उसके मास्टर के कही हुई आखिरी बात पूछता है, मतलब कि उनकी लास्ट वर्ड, जिस पर कुरू कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा था। ये सुनकर सुबाकी कहने लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा था या फिर तुमने कुछ नहीं सुना। वैसे उस जगह की सिचुएशन को देखते हुए बाकी सभी कह रहे थे कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन माहिरू कहता है कि नहीं, उसे अपने सर्वैम्पी की मदद करनी है। वैसे वहाँ पर कुरू अभी सुबाकी से कह रहा था कि वो सच में उसकी मास्टर की तरह ही है। उसे सुबाकी के अंदर उसके मास्टर यानी कि जिसने उन्हें बनाया था उसी की इमेज दिखाई दे रही थी। वैसे तभी सुबाकी के आसपास के उस कोहरे को ऑब्जर्व कर लेता है। ये कोहरा असल में लॉ को चोट लगने के बाद क्रिएट हुआ था। अभी इसे ऑब्जर्व करने के बाद सुबाकी जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था कि वो इस पूरी जगह को खत्म कर देगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। हालांकि कुरू चाहता था कि वो सिचुएशन को बात करके सुलझाए, लेकिन सुबाकी इस मूड में नहीं था। वो कुरू पर हमला करता है और उसे कई सारे तलवार मार देता है, लेकिन फिर भी कुरू उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। वो उसे समझा रहा था कि जो गलती मैंने की वो तुम मत करो, लेकिन सुबाकी नहीं मानता। उसी दौरान वहाँ पर माहिरू की एंट्री होती है। अभी लड़ाई के दौरान वो फालतू में आकर पिटता है, मतलब कि उसके मुंह पर स्लैश लग गया था, जिस वजह से कुरू को बहुत गुस्सा आता है। जब सुबाकी फिर से हमला करने वाला था तो कुरू गुस्से में अपने उस जॉइंट लाइन फॉर्म में आ जाता है। सुबाकी उससे कहता है कि क्या उसने सुबाकी के मास्टर को भी इसी तरह से मारा था, लेकिन कुरू कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो हमला करने वाला था। लेकिन तभी माहिरू सामने आ जाता है और कुरू को ऐसा करने से रोकता है। लेकिन इस चीज से सुबाकी को एक मौका मिल गया था। वो तुरंत ही अपनी तलवार समन करते हुए माहिरू की तरफ फेंक देता है। माहिरू जान से मारा जाता है, लेकिन उसी समय साकुया सामने आ जाता है। वो माहिरू से कहता है कि भले ही उसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन इस लड़ाई में उसकी मदद जरूर कर सकता है। वो तलवार साकुया के आर पार हो गई थी। उधर कुरू गुस्से में सुबाकी के ऊपर पैर रखता है, लेकिन माहिरू अभी भी उसके सुबाकी को जान से मारने से मना कर रहा था। अब अचानक से माहिरू के पास जो जादुई झाड़ू है वो एक चाबी में बदल जाती है और सुबाकी के चेस्ट पर एक की होल जैसी चीज अपीयर होती है। अब यहाँ पर जो लॉजिकल काम था माहिरू वही करता है। वो उस चाबी को सुबाकी के उस की होल में एंटर करता है, जिसके बाद माहिरू सुबाकी की मेमोरीज को देख पा रहा था। अब उसे जानने को मिलता है कि सुबाकी को पिछली लाइफ में उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो भी मारा गया था, जिसके बाद जब उस रेइनकार्नेशन हुआ, मतलब जब वो फिर से जन्म लिया, तो वो वैम्पायर बन गया था। हालांकि उसे अपने मास्टर पसंद थे, पर उन्होंने उसके मास्टर को मार दिया, जिसके बाद सुबाकी पूरी तरह से बदल गया। उसने फैसला किया कि वो खुद की एक आर्मी बनाएगा और जब उसे उस सबको तबाह कर देगा। हालांकि अब माहिरू उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से सुबाकी उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये मेमोरीज वाली जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ बाहर भी सुबाकी अभी माहिरू पर हमला कर रहा था, लेकिन कुरू उसके अटैक को रोक लेता है। माहिरू कुरू को अपना ब्लड देता है, जिससे कि कुरू की पावर बढ़ जाए, और इसके बाद अपनी उस जादुई झाड़ू से अलग अलग अटैक करते हुए सुबाकी के अटैक को रोक रहा था और आगे बढ़ रहा था। यहाँ बिल्कुल नजदीक आने के बाद माहिरू उस पर अटैक नहीं करता, बल्कि उसे गले लगा लेता है। अब यहाँ पर सुबाकी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो जिस वजह से सभी को खत्म करना चाहता था वो बजाय ही खत्म हो चुकी थी। उसने जो रेड ब्लेड्स क्रिएट किए थे हमला करने के लिए वो भी डिसअपेयर हो जाते हैं। अगले सीन में हमें वहाँ साकुया को दिखाया जाता है। उसे बहुत चोट आई थी क्योंकि तलवार उसके आर पार चली गई थी, पर तभी वहाँ पर सुबाकी आता है और उसे हील कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ आखिरी काम कहना चाहता हूँ। वो उससे बोलता है कि तुम सभी मिनियन को बता दो कि अब वो अपनी लाइफ आजाद होकर जी सकते हैं। सुबाकी को भी अभी कोई दूसरा जरूरी काम करना था, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। वहाँ मुसानो अपने फादर के साथ मीटिंग कर रहा था, आगे चलकर वो बिजनेस संभालेंगे। दूसरी तरफ माहिरू अपने स्कूल में अपने सभी दोस्तों के साथ बहुत खुश था, क्योंकि अब साकुया भी उनके साथ स्कूल जाने लगा है। अब बस इसी तरह से सभी को कुछ दिखाया जाता है। ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है।